हेलो गाइस, वेलकम टू लॉपीडिया बाय अक्षिता। आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 के ऊपर। सभी एडवोकेट्स को, लॉयर्स को ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है वो ड्राफ्ट कर दिया है। इसमें कुल 14 सेक्शंस दिए गए हैं। इस बिल को ड्राफ्ट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 मेंबर्स को नॉमिनेट किया था, जिन्होंने कुछ चीजें अपने दिमाग में रखते हुए फिर इस बिल को ड्राफ्ट किया। जैसे जो भी प्रॉब्लम्स एडवोकेट्स रोजमर्रा की जिंदगी में फेस कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को कोई थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को तैयार किया गया। अब देखते हैं कि 7 मेंबर कमेटी ने क्या क्या ड्राफ्टिंग की है इस बिल के अंदर। फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, जिसमें कहा है कि ये जो बिल है वो पूरे इंडिया में एक्सटेंड होगा, यानी कि ये पूरे इंडिया पर लागू होगा। सेकंड सेक्शन है डेफिनेशन का, जिसमें एक्ट ऑफ वायलेंस जो ए में दी हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जिससे वो हरास हो रहा है या फिर उसको कोई हार्म पहुंच रहा है, इंजरी हो रही है, हर्ट, चाहे वो ग्रीवियस है चाहे वो सिंपल है, उसकी लाइफ को कोई खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कोर्ट के अंदर कर रहा है चाहे वो कोर्ट से बाहर कर रहा है, या फिर कोई कोर्जन कर रहा है उस एडवोकेट को कि वो अपनी जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, जो सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस के अंदर बताया गया है प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में, कि उसको रिवील करे, या फिर उसको धमकी दी जा रही है कि वो रिप्रेजेंट ना करे या फिर अपनी वकालत से विड्रॉ कर दे, या फिर उसकी प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट्स को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है कोई जना, या फिर कोई उसके साथ डेरोगेटरी लैंग्वेज का यूज कर रहा है, यानी कि कोई उसको गाली गलौज दे रहा है या फिर उसके साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है, तो ये सारा कुछ एक्ट ऑफ वायलेंस के अंदर कवर होगा। फिर बी में है एडवोकेट की डेफिनेशन एंड सेकंड पार्ट में है इसके वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2015 रूल्स के अंदर और इंडियन पिनल कोड के अंदर जो भी डेफिनेशंस यूज की गई है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उनका सेम ही मीनिंग होगा। अब थर्ड सेक्शन आता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस। जो मैंने अभी एक्ट ऑफ वायलेंस बताया, अगर कोई करता है किसी एडवोकेट के अगेंस्ट तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी कम से कम 6 मंथ्स की और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की, और साथ के साथ उसको फाइन हो सकता है 1 लाख रुपए तक का। और अगर कोई दोबारा इस ऑफेंस को कमिट करता है तो उसको कम से कम सज़ा 1 साल की होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 10 साल तक, और साथ के साथ फाइन होगा 2 लाख रुपए तक का। फिर सेक्शन 4 आता है कंपनसेशन के ऊपर, जिसमें कहा है कि पनिशमेंट के साथ साथ सेक्शन 3 में जो पनिशमेंट दी है उसके साथ साथ कोर्ट जो है डिटरमाइन करेगी कितनी अमाउंट की कंपनसेशन उसको देनी पड़ेगी। जिस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है उसको एडवोकेट को कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। फिर आता है सेक्शन 5 नेचर ऑफ ऑफेंस एंड जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, जिसके अंदर कहा है कि जो ऑफेंस कमिटेड हुआ है वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होगा, जिसके ऊपर बेल नहीं मिलेगी। और सेकेंडली कहा है कि जो केस है वो रजिस्टर्ड किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जिसका रैंक एसपी से कम नहीं होना चाहिए, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस से कम नहीं होना चाहिए। थर्डली कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो 30 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए जिस डेट से एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। फोर्थ में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से इंफीरियर कोर्ट इसका ट्रायल नहीं कर सकता। फिफ्थ में कहा है कि जो भी इंक्वायरी और ट्रायल है वो 1 साल के अंदर कंक्लूड हो जाना चाहिए। इसमें एक प्रोवाइजो है जो कहता है कि जज रीजन रिकॉर्ड करेगा अगर 1 ईयर के अंदर ट्रायल जो है वो ख़त्म नहीं होता, और फर्दर पीरियड जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। 6 कहता है कि ये ऑफेंस जो है वो कंपाउंडेबल है, कि जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ, एक्ट ऑफ वायलेंस कमिट हुआ है, वो कंपाउंड कर सकता है। 7 बात करता है पुलिस प्रोटेक्शन के बारे में, कि अगर कोई भी एडवोकेट अगर विक्टिम है एक्ट ऑफ वायलेंस का तो वो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पूरा एंटाइटल्ड है। वो हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगा सकता है जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा है, एज एन एडवोकेट वो रजिस्टर्ड है। फिर हाई कोर्ट जो है ऑर्डर पास करने से पहले उसका जो एडवोकेट का अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई भी नेसेसरी मटेरियल है उसको पहले चेक करेगा, फिर ऑर्डर को पास करेगा, उसके बिना नहीं करेगा ऑर्डर को पास। फिर थर्ड में कहा है कि पुलिस सिक्योरिटी तभी विड्रॉ हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, डिसकंटिन्यू हो सकती है जब मैटर को रेफर किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रजिस्ट्रार को। और फोर्थ में कहा है कि जो डिसीजन है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस का विड्रॉ करने का वो तभी लिया जा सकता है कि उससे पहले 1 वीक का जो नोटिस है वो एडवोकेट को सर्व किया जाएगा, उसके बाद वो डिसीजन दे सकता है। फिर 8th में बोला कि एडवोकेट को डीम्ड ऑफिसर माना जाएगा इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो प्लीड कर रहा है कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, अथॉरिटी में, इंक्लूडिंग द पुलिस, चाहे वो पुलिस में है मैटर, तब भी वो ऑफिसर ऑफ इंस्टीट्यूशन माना जाएगा।
फिर 9th आता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन ड्यू कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज बाय एडवोकेट्स। कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट नहीं की जाएगी अगर वो गुड फेथ में अपना काम कर रहा है, गुड फेथ में अपनी ड्यूटीज को निभा रहा है। फिर 10th आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ऑफ एडवोकेट। इसमें कहा है कि कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, अगर कोई झूठी लीगल प्रोसीडिंग किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट करता है तो उसको जो है डिसमिस किया जाएगा और कॉस्ट भी उसको देनी पड़ेगी। और फिर सेकंड में बोला कि अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग करता है तो उसे कंपनसेशन भी उस एडवोकेट को देना पड़ेगा जो कि कोर्ट डिटरमाइन करेगी और जिसकी अमाउंट 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी। भाई अब तो एडवोकेट से पंगा लेना छोड़ ही दो। फिर 11th में आता है प्रिजम्पशन एज टू कॉर्जन इन केस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम लीगल पिटिशनर। इसमें कहा है कि अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के पास कोई भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन मिलती है तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो कॉर्जन के थ्रू ली गई है। प्रिजम्पशन ये कोर्ट लेके चलेगा उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। फिर आता है सेक्शन 12 जो कहता है कि जो इस एक्ट के प्रोविजंस है वो इन एडिशन है, डेरोगेटरी नहीं है अदर लॉ के प्रोविजन के साथ। फिर आता है सेक्शन 13 पावर टू मेक रूल्स, जो कि कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करने के बाद इस एक्ट के लिए रूल्स बना सकती है। सेकंड कहता है कि जो भी रूल बनाया जाएगा उसको पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा। और लास्ट में सेक्शन 14 जो कि कहता है कि सीआरपीसी के जितने भी प्रोविजन है इंक्लूडिंग बेल एंड बॉन्ड एंड अपील्स वो सारे यहाँ पर अप्लाई होंगे। अब देखना बहुत इंटरेस्टेड रहेगा कि पार्लियामेंट इस बिल को पास करेगी या नहीं करेगी। और अगर पास करेगी तो पार्लियामेंट को क्या क्या मॉडिफिकेशन इस बिल के अंदर करनी चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।